सो हे देयर पोकेमॉन मास्टर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर पोकेमॉन वीडियो। तो अभी रिसेंटली इस चैनल पर मैंने पोकेमॉन की सभी 18 डिफरेंट टाइपिंग के फैक्ट्स को कवर किया था, विच वाज अ रियली फन सीरीज। पर उसके बाद काफी सारे लोग मुझे ये कह रहे थे दैट आई शुड एक्चुअली कंटिन्यू दिस सीरीज, विच इज अ रियली गुड आइडिया। एंड सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथिकल पोकेमॉन से जुड़े कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सो सिंपली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए। प्लस मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपका फेवरेट मिथिकल पोकेमॉन कौन सा है। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो म्यू एक जनरेशन 1 का प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है, जो कि एक्चुअली पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पहला मिथिकल पोकेमॉन भी है। और इसके एक मिथिकल पोकेमॉन होने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि इसके क्रिएशन से भी जुड़ी है। तो जब पोकेमॉन की ओरिजिनल गेम्स यानी कि रेड और ग्रीन जापान में रिलीज होने वाली थी, तब उन गेम्स में शिगेकी मोरिमोटो ने म्यू को एज अ सीक्रेट पोकेमॉन इंक्लूड किया था, जिसके बारे में ना तो डेवलपमेंट टीम से, पोकेमॉन कंपनी से और ना ही निंटेंडो से कोई भी जानता था। जिसके बाद शिगेकी मोरिमोटो ने इस सीक्रेट पोकेमॉन से रिलेटेड मिथ्स और रूमर्स को फैलाना स्टार्ट कर दिया, जो कि इवेंचुअली ट्रूथ है। और इसी की वजह से सभी को इस सीक्रेट पोकेमॉन के बारे में पता चला, और यही से ऐसे सीक्रेट और अनऑब्टेनेबल पोकेमॉन्स को मिथिकल पोकेमॉन नाम देना स्टार्ट किया गया, विच इज वेरी गुड इन माई ओपिनियन। नाउ मूविंग असाइड दैट, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2002 के 22 नवंबर से 30 नवंबर तक एक वीक लॉन्ग स्पेशल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क के एक पोकेमॉन सेंटर में, जहां पर एक मशीन के थ्रू सेलेबीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। पर वहां पर एक दिन में एक ट्रेनर सिर्फ एक ही सेलेबी को ऑब्टेन कर सकता था, एंड देयर वाज अ 1% चांस कि ये जो ऑब्टेनेबल सेलेबी है वो शाइनी हो, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा रेयर था। बट इससे भी ज्यादा रेयर था एक म्यू का इस सेलेबी के स्पॉट को हाईजैक करना, यानी कि उस टाइम पर सेलेबी के जगह प्लेयर को एक म्यू दिया जाता था, विच वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। बट इससे भी ज्यादा रेयर इवेंट था इस हाईजैक म्यू का शाइनी होना, जिसके चांसेस अप्रोक्सीमेटली 0.25 थे। और ऐसा माना जाता है कि इस पूरे वीक लॉन्ग इवेंट के बाद लेस देन 8 ट्रेनर्स के पास ये शाइनी म्यू आया होगा, which is considered extremely rare। और बात जब रेयर की चली रही है, तो क्या आपको ये पता है कि पोकेमॉन की जनरेशन 3 की गेम्स में म्यू एक लौता ऐसा जनरेशन 1 का पोकेमॉन था जिसे फायर रेड और लीफ ग्रीन में एनकाउंटर नहीं किया जा सकता था, पर उसे एमरल्ड में एक इवेंट टिकट के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता था। और एमरल्ड में हमें जितने भी इवेंट एक्सक्लूसिव पोकेमॉन्स देखने मिले थे, उन सभी में से म्यू एक लौता ऐसा लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन था जो कि जनरेशन 1 से बिलोंग करता था। सो सेलेबी एक जनरेशन 2 का साइकिक एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जिसे जनरली द गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या आपको ये पता है कि सेलेबी पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जिसे लेजिटिमेटली इन गेम कैप्चर किया जा सकता है बिना किसी इवेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के। और ऐसा अभी सिर्फ रिसेंटली ही, यानी कि ऑलमोस्ट 25 सालों बाद पॉसिबल हुआ है, बिकॉज फाइनली पोकेमॉन कंपनी ने निंटेंडो 3DS पर पोकेमॉन क्रिस्टल को एक वर्चुअल कंसोल के थ्रू रिलीज किया था। एंड इंटरेस्टिंगली इसी की वजह से एक शाइनी सेलेबी को इन गेम लेजिटिमेटली कैप्चर करना पॉसिबल भी हुआ, बिकॉज इससे पहले किसी भी पोकेमॉन गेम में एक शाइनी सेलेबी को लेजिटिमेटली ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं था, सिवाय पोकेमॉन क्रिस्टल के कुछ जापानीज कॉपी के, क्योंकि उनमें एक स्पेशल इवेंट एक्सक्लूसिव आइटम यानी कि GS बॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसकी मदद से एक शाइनी सेलेबी को हंट किया जा सकता था। नाउ मूविंग असाइड दैट, क्या आपको ये पता है कि सेलेबी पोकेमॉन एनिमे में अपीयर हुआ सबसे पहला इवेंट एक्सक्लूसिव पोकेमॉन है, जो कि हमें देखने मिला था पोकेमॉन एनिमे की सन एंड मून सीरीज के एपिसोड नंबर 125 में, जिसका नाम था अ टाइमलेस एनकाउंटर। एंड हाँ, ऑब्वियसली इससे पहले सेलेबी हमें पोकेमॉन की एनिमे के एक एपिसोड में देखने मिल चुका है, बट वो एपिसोड हिस्सा था एक पोकेमॉन शॉर्ट का, जिसकी वजह से उसे कैनन कंसिडर नहीं किया जाता है। बात करें अगर इस पोकेमॉन के नाम की, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिनमें से पहला वर्ड है सेलेस्टियल, जिसका मतलब होता है वन फ्रॉम स्काई और हेवन, एंड सेकेंड वर्ड है बी, जिसका मतलब होता है ब्यूटी जापानीज में। नाउ मेलमेटल एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन है, जो कि इवॉल्व होता है मिल्टन से, पर यह अभी तक अनक्लियर है कि आखिर ये पोकेमॉन किस जनरेशन से बिलोंग करता है, बिकॉज पोकेमॉन कंपनी के अकॉर्डिंग ये पोकेमॉन एक जनरेशन 7 का पोकेमॉन है, पर इस पोकेमॉन को जनरेशन 7 की किसी भी गेम में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता,
और ना ही जनरेशन 7 की किसी भी पोकीडेक्स में इसका जिक्र है। बट ऑन दी अदर हैंड इस पोकेमॉन को इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है जनरेशन 8 की गेम्स और साथ ही साथ पोकेमॉन गो एंड लेट्स गो पिकाचू और ईवी में। और इसी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है इस पोकेमॉन के जनरेशन को लेकर। बट अदर देन दैट अगर इस पोकेमॉन को एक जनरेशन 7 का पोकेमॉन कंसिडर किया जाता है तो इंटरेस्टिंगली ये पोकेमॉन जनरेशन 7 का एक लौता ऐसा पोकेमॉन होगा जिसके पास एक जायगेंटिमैक्स फॉर्म है। और अगर ऐसा नहीं है देन एटलीस्ट मेलमेटल एक लौता ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जिसके पास जायगेंटिमैक्स फॉर्म है, विच मेक्स इट क्वाइट स्पेशल। नाउ मूविंग असाइड दैट, क्या आपको ये पता है कि ऐश का मेलमेटल ना सिर्फ उसका सबसे पहला मिथिकल पोकेमॉन है बल्कि पहला ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जो कि हमें पोकेमॉन की एनिमे में किसी मेन कैरेक्टर के पोजीशन में दिखाया गया हो। साथ ही साथ मेलमेटल ऐश का सबसे पहला स्टील टाइप पोकेमॉन भी है जो कि हमें एनिमे में ऐश की मेन सीरीज टीम में दिखाया गया है, वरना ऐश ने सन एंड मून सीरीज के दौरान ही एक टेम्पररी स्टील टाइप पोकेमॉन को पकड़ा था जो कि था स्टैकाटैका। ऑल्सो मेलमेटल ऐश की अलोलन टीम का एक लौता ऐसा पोकेमॉन था जिसने थ्रू आउट द सीरीज किसी भी जी मूव का इस्तेमाल नहीं किया था। अब मैनेफी एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि जनरेशन 4 से बिलोंग करता है। ये पोकेमॉन फियोन के साथ हिस्सा है एक मिथिकल डुओ का जिन्हें जनरली द सी गार्डियंस कहा जाता है। पर इंटरेस्टिंगली क्या आपको ये पता है कि इन दोनों पोकेमॉन्स के मिथिकल होने पर एक काफी बड़ी डिबेट है, बिकॉज जब से जनरेशन 4 में इन दोनों पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब से हमें काफी सारे ऐसे एविडेंसेस देखने मिले हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये पोकेमॉन एक्चुअली मिथिकल नहीं है। पर वही दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये एक मिथिकल है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इससे रिलेटेड आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग असाइड दैट, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैनेफी और डिटो पोकेमॉन वर्ल्ड के एक लौते ऐसे पोकेमॉन्स है जिन्हें ब्रीडिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इन दोनों पोकेमॉन्स को ब्रीडिंग से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। बट इंटरेस्टिंगली जब इन दोनों पोकेमॉन्स को एक दूसरे से ब्रीड किया जाता है तब हम एक स्पेशल एग को ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि एक्चुअली होता है फियोन का, विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज फियोन इन दोनों में से किसी भी पोकेमॉन में इवॉल्व नहीं होता है एंड ऑडली एक फियोन को ऑब्टेन करने का ये एक लौता वे है। नाउ क्या आपको ये पता है कि जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द मिथिकल पोकेमॉन्स मैनेफी को भी एज अ एग एक इवेंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पर पोकेमॉन कंपनी ये चाहती थी कि इस एग से जो भी मैनेफी हैच हो वो शाइनी ना हो, जिसकी वजह से इन एग्स को एक शाइनी लॉक के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पर प्लेयर्स ने जल्दी ही ये नोटिस किया कि अगर इन एग्स को हैच करने से पहले ही ट्रेड किया जाए तो गेम के अंदर एक कोडिंग एरर की वजह से वो इस शाइनी लॉक को पूरी तरह से इग्नोर करेगा एंड देयर विल बी अ चांस कि इस एग से जो भी मैनेफी हैच हो वो शाइनी हो। नाउ मार्शैडो एक जनरेशन 7 का फाइटिंग एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग काफी ज्यादा यूनिक है, बिकॉज करंटली ऐसी टाइपिंग वाला अब तक कोई भी दूसरा पोकेमॉन हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में देखने नहीं मिला है। नाउ क्या आपको ये पता है कि इस पोकेमॉन के पास एक्चुअली 2 डिफरेंट फॉर्म्स है। ये कहीं क्लियरली तो बताया नहीं गया है, बट अगर आप बल्बापीडिया पर इस पोकेमॉन के बायो को पढ़ते हैं तो उसमें आप क्लियरली मेंशन देख सकते हैं इस पोकेमॉन के जेनेथ फॉर्म का। इस दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मार्शैडो की पावर्स में हमें कोई भी बूस्ट या फिर इंक्रीज देखने नहीं मिलता है, बस सिंपली इस पोकेमॉन का जो हेड पोर्शन है उसके कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। नाउ क्या आप ये जानते हैं कि इस पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्रीज में हमेशा बताया गया है कि ये पोकेमॉन पहले एक प्योर घोस्ट टाइप पोकेमॉन था जो कि काफी सालों तक इसके सुपर शाय बिहेवियर की वजह से अनडिस्कवर्ड ही रहा था, पर इसी टाइम के दौरान इस पोकेमॉन ने एक मार्शल आर्ट मास्टर के शैडो को पजेस कर लिया, जिसके बाद उनके मूव्स को कॉपी कर इस पोकेमॉन ने एक अल्टीमेट टेक्निक को सीख लिया एंड फाइनली एक फाइटिंग टाइप को भी गेन कर लिया, विच इज अ वेरी कूल बैक स्टोरी। नाउ मूविंग असाइड, क्या आपको ये पता है कि मार्शैडो का जो नाम है वो एक्चुअली इस पोकेमॉन के ऑफिशियल रिलीज से 1 साल पहले ही रिवील हो गया था। 10th of April 2016 को पोकेमॉन के ऑफिशियल जापानीज ट्विटर हैंडल पर किसी एम्प्लॉय ने गलती से एक ट्रेडमार्क रिलेटेड ट्वीट कर दिया था जिसमें मेंशन था कि पोकेमॉन कंपनी ने मार्शैडो इस नाम को एक्वायर कर लिया है, बट इस ट्वीट को जल्दी ही डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद फाइनली 7th of April 2017 को एक नए पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जनरेशन 7 में, जिसका नाम था मार्शैडो। सो ये रहे मिथिकल पोकेमॉन से जुड़े कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाउ ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि आपका फेवरेट मिथिकल पोकेमॉन इस लिस्ट में ना आया हो,
बिकॉज इससे पहले हमने काफी सारे मिथिकल पोकेमॉन्स की बात हमारी रैंडम पोकेमॉन फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट में की है, जैसे कि हमने डिओक्सिस से जुड़े फैक्ट्स को इंक्लूड किया था साइकिक टाइपिंग की वीडियो में, डार्कराई से जुड़े फैक्ट्स को इंक्लूड किया था डार्क टाइपिंग की वीडियो में, एंड सो ऑन। तो सिंपली अगर आपने मेरी रैंडम पोकेमॉन फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है देन उसे डेफिनेटली चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि आपका फेवरेट मिथिकल पोकेमॉन कौन सा है। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। नाउ फाइनली मैं सुना दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना, एंड मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ बिहाइंड द सीन्स एंड अपडेट्स के लिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।